नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 ईवीएस कंटेंट पेडागोजी के 7वें सेशन। बेसिकली आज हम पेडागोजी ही ज़्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बेहतरीन सेशन की। दोस्तों कल मैं नोट्स नहीं दे पाए थे बिकॉज अभी बन ही रहे थे नोट्स, ठीक है। आपको पता है कि अच्छे नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर कोई अच्छी चीज़ बनानी होती, कोई मेहनत की चीज़ बनानी होती जिससे यार 4 लोग देखें और 4 लोग जब नोट्स पढ़ें तो कहें कि यार हाँ यार लौकी सर के नोट्स हैं, इनसे बेहतर नोट्स नहीं हो सकते। अगर वो नोट्स आज मिलेंगे आप लोगों को और रात को करीब 10 या 11 बजे तक हो पाएगा यार, तो 10-11 बजे वेट करना। आज आप लोग सीटेट बाय लौकी सर टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को साइंस पेडागोजी के और ईवीएस पेडागोजी के और साथ ही कुछ जर्नल टॉपिक्स जो कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आते हैं वो नोट्स मैं देने वाला हूं दोस्तों। सीटेट बाय लौकी सर टेलीग्राम चैनल में सभी लोग ज्वाइन कर लेना। 11,282 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे टेलीग्राम में, सब लोग आइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी सीटेट का बैच लेना चाहता है तो अब प्राइस थोड़ा घट गया है दोस्तों। 700 के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है। 700 के आसपास इसका प्राइस है, शायद 746 के आसपास कुछ प्राइस है। आप लोग अब ले सकते हैं बिकॉज कुछ डिस्काउंट हो गया है फाइनली, ठीक है। तो आप लोग जिनको भी कोर्स लेना है तो 91-137-82-617 इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल करके आप बैच ले सकते हैं दोस्तों। सबसे सफल टीम है दोस्तों आपके सामने, पूरे के पूरे मार्केट की पूरी थ्योरी नोट सभी विषय आपको सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के हिसाब से ईवीएस पढ़ाते समय कौन सी समस्या से निपटने की आवश्यकता है? लिंग, धर्म, भाषा, बच्चे के मित्र। दोस्तों बताओ, एनसीएफ 2005 के हिसाब से जब हम ईवीएस पढ़ा रहे होंगे तो उस समय कौन सी समस्या से हमें निपटने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? धर्म से, लिंग से, भाषा से या बच्चे के मित्र से? दोस्तों कौन सी समस्या? बच्चे का लिंग क्या है, बच्चे का धर्म क्या है, बच्चे की भाषा, बच्चे की मित्र। तो एक्चुअली हम लोगों को बेसिकली लिंग, धर्म और भाषा तीनों चीजों से इन समस्याओं जो समस्याएं आती हैं बच्चे को लिंग के आधार पर, ठीक है, कि भाई फीमेल्स को हम लोग नहीं पढ़ाते, हमारे यहाँ पर गांव में हम लोग सिर्फ मेल्स को पढ़ाते हैं, ये जो, ठीक है, फीमेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, जो गलत चीजें फैली हुई हैं वो उससे लड़ने की जरूरत है। धर्म आपका क्या है, ठीक है, कि सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, सिर्फ क्रिश्चियन पढ़ेंगे, किस पारसी पढ़ेंगे, ये सब छोड़ के सब लोग पढ़ेंगे। भाषा कि इस मातृभाषा में भी हमें पढ़ाना है बच्चे को। तीनों हमारे मेजर पॉइंट हैं जिन पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए अगर हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ की बात करें, तो ईवीएस पढ़ाते हुए बात करें तो ये सारी समस्याओं से हमें निपटना चाहिए। एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को अंताक्षरी खिलाते समय एक बिहार और एक हरियाणा के छात्र को टीम में रखता है। क्या कर रहा है एक ईवीएस का टीचर? एक बिहार का और एक हरियाणा के छात्र को टीम में रख रहा है। वो क्यों रख रहा है टीम में, बताओ फटाफट से। वॉइस रिपीट हो रहा है? हेलो 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 हेलो, माइक चेक। वॉइस रिपीट हो रही है क्या गाइस? आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? यस सर लिख दो। वॉइस रिपीट हो रही है क्या गाइस? नहीं, ठीक तो आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। हाँ, तो एक ईवीएस शिक्षक जो है वो बिहार और हरियाणा के छात्र को टीम में रख रहा है। वो क्यों रख रहा है दोस्तों? बिना बोझ के अधिगम लागू कर सके, एकता की भावना या फिर आत्मनिर्भरता लागू कर सके, सीखने को और आनंदमय बना सके। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें तो एकता की बात यहां पर हो रही है। एक्चुअली हम लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है बेटा। हमेशा किस एजुकेशन की बात करनी है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है। और वो इंक्लूसिव एजुकेशन तब पॉसिबल है जब हम एकता की भावना की बात करें, राइट। कैसी भावना की बात करें हम? जब एकता की भावना की बात करें तब वो इंक्लूसिव एजुकेशन इज पॉसिबल देयर, राइट। सहयोगी अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक ईवीएस के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनानी जानी चाहिए? दोस्तों अगर हमें एक सहयोगी अधिगम को सुगम बनाना है, आसान बनाना है हम लोगों को, तो ईवीएस के शिक्षक के द्वारा, एक ईवीएस के टीचर के द्वारा कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? अवलोकन विधि बेटा, ठीक है, समूह चर्चा विधि, बुद्धिशीलता विधि या फिर प्रश्नावली विधि? बताओ एक ईवीएस के टीचर के द्वारा कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? बताओ, अवलोकन विधि, समूह चर्चा विधि, बुद्धिशीलता विधि या प्रश्नावली विधि?
144 लोग देख रहे हैं बेटा, सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइक मैटर्स गाइस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे, आंख खराब है भाई सैयद, अच्छे से तो दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर है समूह चर्चा, याद रखिएगा। कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? समूह चर्चा। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन पे फोकस करना चाहिए। एंड वैसे भी अगर हम देखें तो ये एक पैसिव है, ये एक पैसिव है, ये भी एक पैसिव है, लेकिन एक ही एक्टिव लर्निंग है यहाँ पर, और वो एक्टिव लर्निंग थी समूह चर्चा के दौरान। हम लोग एक्टिव लर्निंग कराने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपने ईवीएस की कक्षा में मेरे बेटा। आगे बढ़ो। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न में से किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए? पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना लें, लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग समूहीकरण करें, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। दोस्तों बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बहुत ज्यादा समूह बना देंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम यार। कितने समूह बना लेंगे? एक लिमिट में तो समूह बनाएंगे हम लोग, है ना, और बनाने भी एक लिमिट में ही चाहिए। ओवर ज्यादा समूह हम लोग नहीं कर सकते। तो पूरी कक्षा में हम जितने भी समूह बनाने का मन है हम उतने बना लें, गलत बात है बेटा। लिंग के आधार पर समूह बनाए हम, है ना, ये भी एक गलत चीज है, क्योंकि हम लिंग के आधार पर समूह नहीं बनाने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, उसके संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से समूहीकरण करें, मतलब जो संज्ञान में ले सकता है बच्चा जितना, उसके आधार पर हम लोग समूहीकरण करें, यह भी गलत बात है। समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए कि भैया बच्चे जो हैं, सॉरी ये क्या है, संज्ञानात्मक, हाँ ये भी गलत है। ठीक है, समूह के बीच में सहभागिता और प्रतिभागिता कितनी, उसके आधार पर समूह बनने चाहिए। किस कारण से छात्रों में स्कूल में ईवीएस अधिगम में भाग नहीं लेते? क्या कह रहा है कि जो छात्र हैं वो स्कूल में ईवीएस के अधिगम में भाग नहीं लेते? प्रतिकूल वातावरण की वजह से मेरे प्यारे मित्रों, खराब शिक्षण की वजह से, पढ़ाई में रुचि कम होने की वजह से, किसकी वजह से जो छात्र हैं वो स्कूलों में ईवीएस को पढ़ाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करते? बताओ फटाफट से। प्रतिकूल वातावरण, खराब शिक्षण, पढ़ाई में रुचि कम होना, 1 2 3, 1 2 और 1 और 3, बताओ फटाफट। सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी दोस्त हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखो यार अगर हम बात करें प्रतिकूल वातावरण, यस गाइस, जो छात्रों को स्कूल में वातावरण मिलता है, अच्छी डेस्क नहीं है, अच्छी बेंच नहीं है, बारिश आ रही है, धूप पड़ रही है, वातावरण प्रतिकूल नहीं बनता। आप समझिए एक बच्चे को क्या चाहिए यार, एक बच्चा अपने घर पर अगर कूलर पंखे में बैठ सकता है, गर्मी का समय है, मान के चलिए मई का टाइम है जब छुट्टी नहीं पड़ी है और गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो वो ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ेगा जहां पर पंखा भी ना हो? वो चाहेगा कि मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। यस, खराब शिक्षण, मैं अगर आप लोगों को रुचि के साथ ना पढ़ाऊं, मैं अगर आप लोगों को रुचि के साथ ना पढ़ाऊं तो बड़ी दिक्कत है। और पढ़ाई में रुचि कम होना, अगर आप लोगों के अंदर भी रुचि ना हो तो भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, यस। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा और रचनात्मकता जगाने के लिए एक ईवीएस शिक्षक को जो सबसे अच्छी रणनीति अपनानी चाहिए वो कौन सी है दोस्तों? क्यों और कैसे सहित जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछें आप। लिखित कार्य में लगातार परीक्षण और अधिक अभ्यास पर आप बल दें दोस्तों। अपने ज्ञान के निर्माण के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करें और ईवीएस की अवधारणाओं को उनके वास्तविक जीवन के साथ जोड़ें दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सी सबसे अच्छी रणनीति है? ईवीएस शिक्षक को कौन सी अच्छी रणनीति अपनानी चाहिए दोस्तों? बताइए करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, क्यों और कैसे, ऐसे जो जांच सहित कल्पनाशील प्रश्न पूछें। क्या लिखा है? अभ्यास एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। अपने ज्ञान के निर्माण के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करना, अच्छा स्पेसिफिकली लिखा उसने जिज्ञासा और रचनात्मकता, याद रखिएगा। तो इसमें यार अगर हम बहुत सारे अवसर उसे प्रदान करेंगे तो वो जिज्ञासा वाली चीज नहीं होगी। जिज्ञासा के लिए हम जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछेंगे, याद रखिएगा। तो जितने भी लोग आंसर कर रहे थे, ठीक है, कि भाई डी होगा 3 होगा, नहीं, याद रखिएगा वहां पर जिज्ञासा और रचनात्मकता पूछा है। जब क्वेश्चन में यार स्पेसिफिक चीज पूछी जाए ना तो अपने को स्पेसिफिक आंसर करना है,
ठीक है, याद रखिएगा। देखो मैंने भी कहा यार कैसे नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जब देखा दोबारा से क्वेश्चन तो ऊपर लिखा था जिज्ञासा और रचनात्मकता। जब जिज्ञासा बढ़ाएंगे तब याद रखिएगा। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि ईवीएस के शिक्षण को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ईवीएस का जो शिक्षण है उसे हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, तब शायद ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है तब, ठीक है। लेकिन वो जिज्ञासा और रचनात्मकता उसने स्पेसिफिकली बोला है, तो दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्यों और कैसे सहित जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछे। तीसरी कक्षा के 2 छात्र प्रदूषण विषय पर वाद विवाद करते हुए लड़ने लगे, उनके शिक्षक को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए। भाई प्रदूषण का वाद विवाद, प्रदूषण के बारे में बात हो रही थी और क्या कहने लगे, लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बेबी डॉल को और शेखा को, भाई बेबी डॉल आई हुई है हमारी क्लास में, ठीक है, सोने की हो या पीतल की हो ये बता दो बस, ठीक है। बेबी डॉल को और शेखा को मैंने कहा कि भैया ये आपको प्रदूषण पर वाद विवाद करना है और मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, इनका अभी आया, मैं बस पानी पीकर आ रहा हूं। उतनी देर में तो इनके बीच में लट्ठ बाज गया, है ना। उतनी देर में तो देख रहे हैं कि भैया उसने उसके बाद, और मैं कह रहा छोड़ो छोड़ो भैया, ठीक है। उन्हें बाद में अपनी लड़ाई सुलझाने के लिए कहना चाहिए, उन्हें लड़ने देना चाहिए कि मजा आ रहा है यार, बढ़िया यार, क्या मजा आ रहा है, लड़ो लड़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। उनसे बात करनी चाहिए कि बेटा सुनो ध्यान से, ताकि गलत फहमी उनकी दूर हो सके, और उनके वाद विवाद को जारी रखने के लिए कहना चाहिए, पहले लड़ लो तुम, है ना। तो भैया सही आंसर है कि उनसे बात करनी चाहिए, उनकी गलत फहमी को दूर करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काजल एक अच्छी छात्रा है, अच्छा जी, ठीक है, लेकिन उसमें जिज्ञासा नहीं है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, ये सिर्फ काजल की बात नहीं, मेरी क्लास में आधे से आए हुए छात्रों के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे उनमें जिज्ञासा बढ़ सके। भैया मेरे को क्या करना चाहिए, मैं हूं पर्यावरण अध्ययन का टीचर, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो एक और क्लास लगा दूं तुम्हारी, जब जिज्ञासा ही नहीं है तो एक और क्लास क्या तेल लेने जाएगी। अधिक घर का काम लोगो सब लोग, ठीक है, सब लोग होमवर्क लिखो बढ़िया से, सबको 5-5 पकौड़े बनाने घर पे जाके, ठीक है। प्रश्न करना, मैं पूछूंगी बेटा तुम्हें क्यों नहीं मजा आ रहा है, काहे तुम्हें मजा नहीं आ रहा है ना। और ब्लैक बोर्ड लिखना, तो ब्लैक बोर्ड भी क्या ही काम करेगा, तो प्रश्न करना। आई थिंक अरे यार ये तो गलत है, अतिरिक्त कक्षा क्या करेगी। इसका प्रश्न करना है यार, मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछूं, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये गलत ऑप्शन चुन रखा है, अतिरिक्त कक्षा इसका आंसर नहीं होगा, इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गलती से मार्क हो गया है, डोंट वरी। पर्यावरण शिक्षण ईवीएस का उपागम का अनुसरण करता है, बताओ ईवीएस कौन से उपागम का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावादी, अवलोकन अधिगम, सहचार्यवादी, व्यवहारवादी। कुछ लोगों ने क्या किया ना, पिछले क्वेश्चन का सी आंसर दिया, पहले तो अपने दिमाग से ठीक दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही देखा कि कंप्यूटर महोदय ए आंसर दे रहे हैं, सबने सी की जगह ए लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर देखा कि अरे नहीं, गुरुजी ने कंप्यूटर महोदय का आंसर गलत बताया, सी ही सही है जो हम बता रहे थे, फिर से सी लिखा। भैया तुम ऐसे काहे जंप कर रहे हो, कभी सी में बैठ जाए कभी ए में बैठ जाए, एक जगह रहो ना, ठीक है, सी में रहो या एक में रहो, ठीक है। भरोसा रखा करो यार, इतने भी पुंगु नहीं हो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो, तो यार हम लोग जो ईवीएस में पढ़ाते हैं, हम सामाजिक रचनावादी अधिगम के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि जो हम लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो समाज के द्वारा पढ़ा होते हैं, है ना। समाज के द्वारा, समाज से हम लोग क्या सीख रहे हैं, और वो रचनावादी तरीके से हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सामाजिक रचनावादी। ईवीएस के अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए इनमें से कौन सा उदाहरण है दोस्तों, कि आप इनमें से कहां पर अवलोकन विधि को
देख पा रहे हैं दोस्तों? बताओ। छात्रों से कहना कि पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर परियोजनाएं बनाएं अलग अलग तरीके की। छात्रों से कह दूं, छात्रों को ईवीएस में विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कॉपी करने के लिए कहना कि अलग अलग बिंदु इनकी कॉपी कर लो। छात्रों को कक्षा में शिक्षक द्वारा चुने हुए किसी भी विषय पर वाद विवाद करने के लिए कहना, और छात्रों को विभिन्न पक्षों का निरीक्षण करने और उनकी बाहरी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना। दोस्तों बताओ, ईवीएस अवलोकन की विधि का उपयोग करना चाहिए, कौन सा उदाहरण है? आंसर कर दो फटाफट से कि ईवीएस में अवलोकन विधि का कौन सा उदाहरण है? बताओ बताओ फटाफट से। याद रखिएगा दोस्तों, छात्रों को विभिन्न अलग अलग पक्षियों का निरीक्षण करना चाहिए। अलग अलग जो पक्षी हैं उनके बारे में जानना चाहिए छात्र को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वहीं पर अवलोकन होगा। इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? बताओ, अलग कौन सा इनमें? विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत एकीकरण, विषयगत क्षेत्रों में मध्य एकीकरण, विषयगत क्षेत्रों से परे एकीकरण, या फिर विषयगत क्षेत्रों के विरुद्ध एकीकरण। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बताओ। करेक्ट आंसर है दैट इज विषयगत क्षेत्रों के विरुद्ध एकीकरण। जितने भी विषयगत क्षेत्र हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में, उनके अपोजिट क्या करना? एकीकरण करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवान आकलन तकनीक है जो ईवीएस आकलन में अपरिहार्य है? बताओ। लिखित तकनीक, मौखिक तकनीक, प्रदर्शन परीक्षण तकनीक, या अवलोकन तकनीक? बताओ, कौन सी मूल्यवान आकलन तकनीक है जो ईवीएस आकलन में अपरिहार्य है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ, लिखित, मौखिक, प्रदर्शन परीक्षण या अवलोकन तकनीक? तो मूल्यांकन की अगर मैं तकनीक की बात करूं तो अवलोकन तकनीक जो है वो याद रखिएगा ईवीएस आकलन में क्या है दोस्तों? फिट नहीं बैठती। ईवीएस के आकलन में फिट नहीं बैठती, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? अगर आपको जैव विविधता का अनुभव देना है तो कौन सी तकनीक ठीक है? बताओ। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, मजा आ रहा है। आप लोगों ने कहा था कि सर नए क्वेश्चंस कराओ, और बहुत सारे लोग कहते थे कि सर कंटेंट ही कराते रहोगे, पेडागोजी नहीं कराओगे। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा बेटा पेडागोजी लास्ट में पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि बढ़िया मतलब मोटिवेशन आ जाएगी तुम लोगों के अंदर। चलो, करेक्ट आंसर है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेके जाना। ठीक है भाई, अगर हम भाषण देंगे तो उसे क्या ही सीखेगा कोई आदमी? वैसे भी भाषण बहुत लोग देते हैं, नहीं। लघु चलचित्र दिखा देंगे उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्षियों की प्रजाति के संबंधित लेख और पढ़ना है। यार हम किसको पढ़ा रहे हैं? पहले ये सोचो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके सामने भाषण देना, लेख लिखना, ये सब कहां काम करेगा? उनके सामने नहीं कर पाएगा काम। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में शिक्षण अधिगम का मुख्य जोर निम्नलिखित पर किस पर रहा है? बताओ। सहयोगात्मक अधिगम पर, विद्यार्थी विद्यार्थी की सहभागी अधिगम पर, शिक्षक विद्यार्थी सहयोगी अधिगम पर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में शिक्षण अधिगम मुख्य जोर किस पर रहा है बेटा? बताओ। करेक्ट आंसर है दैट इज सहयोगात्मक अधिगम पर। किस पर? सहयोगात्मक अधिगम पर। एक परिवार एक इकाई है जिसमें मां, पिता और उनके दोनों बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, एक परिवार क्या है? एक इकाई है जिसमें मां, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं। सही है क्योंकि एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है क्योंकि यह सभी परिवार के भारतीय परिवारों की तरह है। और गलत है क्योंकि कथन में निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट।
ये गलत है, क्योंकि कई तरीके के परिवार होते हैं और केवल एक ही परिवार के रूप में वर्गीकृत हम नहीं कर सकते। वो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब कि भैया परिवार एक ही तरीके का है और उसी से तुम सारी चीजें समझ लो, जो कि गलत बात है। विशेष से सामान्य के सिद्धांत को किस में किया जाता है? हम लोग जाते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं ना हम लोग, ठीक है, हम लोग कैसे आते हैं? स्पेसिफिक टू जर्नल। तो बताओ हम लोग किस में जाते हैं? ठीक है, हम लोग स्पेसिफिक टू जर्नल किस में जाते हैं? संश्लेषणात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक या फिर ह्यूरिस्टिक विधि में? बताओ। करेक्ट आंसर है दैट इज आगमनात्मक विधि में, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी सामुदायिक पहुंच गतिविधि नहीं है दोस्तों? स्वास्थ्य कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, अस्पतालों और मेलों में स्वयंसेवी कार्य और शैक्षणिक भ्रमण। सामुदायिक पहुंच गतिविधि कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, गतिविधि नहीं, सामुदायिक गतिविधि, ठीक है, जहां पर समुदायिक हो, ठीक है, चीजें। तो याद रखिएगा शैक्षणिक भ्रमण। अब शिक्षण के लिए तुम भ्रमण कर रहे हो, वो सामुदायिक कैसे हो जाएगा, है ना भैया? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा अगर तुम मान चलो WHO के, रेड क्रॉस के किसी चीज में पार्टिसिपेट करो। वयस्क साक्षरता बढ़ाने के लिए आप बूढ़े लोगों को भी बुलाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्य चर्चा का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए? परियोजना आधारित पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा किसके लिए? याद रखिएगा, पाठ्य चर्चा का निर्माण करने के लिए किस सिद्धांत का ध्यान? परियोजना आधारित पाठ्य चर्चा, ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा, शिक्षक केंद्रित पाठ्य चर्चा या पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठ्य चर्चा? आंसर करो फटाफट से। यस, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा दोस्तों, याद रखिएगा, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में अन्वेषण होना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी। बताओ, अन्वेषण होना चाहिए ईवीएस में। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ज्ञात से अज्ञात। यार हम लोग पहले बच्चे को क्या है, बच्चा छोटा है, वो कॉन्क्रीट चीजें जानता है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर है कि देखो आप लोग जानते हो कि ज्ञात चीजें क्या है? भैंस है, भैंस पहले दिखाओ। अब भैंस से आप किताब में लिखी हुई भैंस के बारे में बताओ। तो ये है, एक अच्छी ईवीएस पाठ्यपुस्तक कैसे होनी चाहिए? जो सूचना को संतुलित, कालानुक्रम और प्रस्तुत प्रदान करे, जो आपका शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनाने में विचार प्रदान करे, जो शिक्षकों और छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप में से किसी को भी बैच लेना है तो सभी लोग यहां पर बैच में एनरोल कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। सभी लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 9137 ठीक है। थैंक यू सो मच। आज डिस्काउंट आया हुआ है, 700 के आसपास का बैच आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू।